नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं जिस व्यक्तित्व से आपकी भेंट कराने जा रहा हूं, उनका साहित्य और जीवन एक गुलदस्ता है। जैसे गुलदस्ते में तरह तरह के फूल लगे होते हैं, ऐसे ही उनके जीवन में भी तरह तरह की विशेषताएं हैं। उनके साहित्य में भी तरह तरह के रंग हैं। मैं उस धरती पर हूं जिसको गीतों की धरती कहा जाता है, जो गीत ऋषि नीरज जी की धरती है। बिल्कुल सही समझे आप। मैं हूं अलीगढ़ में और आज मेरे साथ हैं अशोक अंजुम जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शब्द संवाद में। धन्यवाद। आइए साथियों, अशोक जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व में कितनी कलियां हैं, कितने फूल हैं और उनका व्यक्तित्व किन किन फूलों से महकता है। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि साहित्य के प्रति रुझान आपका कैसे हुआ? लवली जी, मैं आपको बताऊं, घर में हमारे किसी को साहित्य के प्रति कोई लगाव नहीं था। अच्छा। ये शायद कहीं पूर्व जन्मों का संस्कार रहा है जी। और माँ वाणी की कहीं अहित की कृपा रही है कि मैं साहित्य की ओर। दरअसल क्या है, बचपन में मेरा ये था कि मुझे गुमनाम नहीं रहना जीवन, हाँ, जीवन में गुमनाम नहीं रहना है, कहीं ना कहीं चार लोग मुझे जाने। तो उस रास्ते पर चलते चलते हमारे यहाँ एक कवि सम्मेलन कराया करते थे, देशराज सिंह, कासिमपुर पावर हाउस की बात है। अच्छा। तो वहाँ मैं छोटे ही था ना, तो उधर चला जाता था कवि सम्मेलन सुनने। बड़ा अच्छा लगता था। फिर लगने लगा कि यार हम भी लिख सकते हैं कुछ जी। तो वहां से कुछ तुकबंदियां शुरू हुई। मैं सब समझता हूँ कि 10वीं 11वीं क्लास में होऊंगा, और होते होते फिर चीजें कुछ बेहतर होने लगी और ऐसी बेहतर हुई कि आज आपके सामने बैठे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही बात है। आपका जो मैं अभी साहित्य का जो परिचय देख रहा था, तो आपने उसमें गीत भी लिखे हैं, दोहे भी लिखे हैं, आपने गजलें भी लिखी हैं, आपने नाटक भी लिखे हैं, समीक्षा और साक्षात्कार और भूमिकाएं, और इसके साथ साथ आपने अभिनय भी किया है, रेखांकन भी किया है। लेकिन आपने अपने आप को मुख्य रूप से एक गजलकार माना है, ऐसा क्यों? नहीं, कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब कभी गजलें मुझे आपको बता दूं जी, दोहे ने मुझे बहुत बड़े पुरस्कार दिलाए जी जी। और दोहा लिखने में मेरे कई दोहे बड़ी चर्चा में भी रहे जी, और दोहे पे मेरा विशेष काम रहा है। यूं मैं ऐसा नहीं है गजलकार कि मैं जिस फ्रेम में लिखता हूँ, जब जिस विधा में लिखता हूँ, तो मैं वहीं उसी का हो जाता है जी। मुझे लगता है कि मैं गीत जब लिखता हूँ तो मैं गीतकार जी, बिल्कुल, है ना। मैं जब दोहे लिखता हूँ तो मैं पूरी तरह दोहाकार हो जाता हूँ, और जब गजलों की ओर जाता हूँ तो लगता है कि हाँ, है ना, कभी तमाम लोग चर्चा करते हैं, आलेख लिखते हैं तो उसमें चर्चा करते हैं, मतलब तो लगता है कि जिस विधा में, और यही मैं और लोगों से भी, लिखने वालों से कहूंगा कि जब जिसके हो उसके होकर के रहो, बिल्कुल। हाँ, तो गजलें भी कही हैं, दोहे कहे हैं, हास्य व्यंग वगैरह वगैरह वगैरह। आप हास्य व्यंग भी मेरा सुनेंगे, व्यंग तो लगेगा कि कोई हास्य और व्यंग का कवि है। जी बिल्कुल सही है, मतलब जिस विधा में है तो उससे वफा करो। जी 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 बिल्कुल। बहुत सारे, मैं एक पत्रिका जो निकाल रहा हूँ जी, तमाम लोग बिला वजह आप कूद जा रहे हैं गजल। आपको आता नहीं है, आप रदीफ नहीं जानते, काफिया नहीं जानते, आपको कुछ बहर का आता पता नहीं है, लेकिन किताबें आ गई हैं और आप क्या फायदा है, क्या फायदा है? आप चीज को समझो, आप विधा को समझो, उसकी आत्मा को समझो, तब उसमें अपना काम करो। तो जी अंजुम जी, हम लोग हर विधा पर थोड़ी थोड़ी बात करते चलेंगे। हम गजल से शुरुआत करते हैं। जी। तो आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, समकालीन गजल जी। कुछ लोग हिंदी गजल भी कह रहे हैं, कुछ जो हिंदी को नहीं स्वीकार कर रहे हैं वो समकालीन गजल कह रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि समकालीन गजल और एक परंपरागत गजल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, एक तो ये समकालीन शब्द ही गलत है जी। समकालीन का मतलब होता है कि आज मैं जो कर रहा हूँ, मेरे बराबर, मेरे उस समय का व्यक्ति या काम या वो परिवेश क्या है जी, उसके समकालीन। जी जी। समकालीन क्या है ना, है ना। तो ये जो कि समकालीन दोहे किसके समकालीन, समकालीन गजलें किसके समकालीन, है ना। तो इसका प्रयोग गलत है। मैं कहता हूँ वर्तमान, आधुनिक, ये कह सकते हैं हम जी जी। तो परंपरावादी जो गजल रही है, देखिए गजल तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि उर्दू से आई है, बल्कि फारसी से आई है हमारे यहाँ। तो उस समय शायरी में प्रेम परक गजलें वो ज्यादा रही हैं उर्दू में।
दुष्यंत ने उस मुहावरे को एकदम बदल दिया, चीजों को बिल्कुल बदल दिया। हालांकि उनसे पहले भी गजलें कही गई हैं, उनसे पहले भी गजलें लिखी हैं, निराला जी ने लिखी हैं, शमशेर बहादुर सिंह उन्होंने लिखी हैं, त्रिलोचन जी ने लिखी हैं, बहुत सारे और लोगों ने लिखी हैं। और कबीर और प्रसाद की भी गजलें, हाँ, कबीर और प्रसाद जी की भी गजलें सामने आती हैं। और आपके यहाँ थे रंग, बलबीर सिंह रंग, वो दुष्यंत जी से पहले लिख रहे थे। लेकिन दुष्यंत आए और गजल में एकदम कुछ ऐसा चमत्कार, और वो उसमें चीजें लोगों तक पहुंची, एक नया मुहावरा, एक नई बिल्कुल तेवर लेकर के आए। तो अब वहां से गजल का कुछ ट्रेंड, चीजें चेंज हुई, और आज जो गजलें ज्यादातर लिखी और कही जा रही, खासतौर से हिंदी पट्टी में और हिंदी के लोग जो कह रहे हैं, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्यादा कुछ कहा जा रहा है। उसमें श्रृंगार का भाव थोड़ा कम है, और वर्तमान की जो विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, राजनीति है, पारिवारिक समस्याएं हैं, तमाम मतलब गजल का जो दायरा है वो बड़ा विस्तृत है। तो इस तरह की गजल आजकल कही जा रही है। अंजुम जी, एक शब्द आजकल चल रहा है, हिंदी गजल जी। तो कुछ लोग तो मानते हैं हिंदी गजल है, हाँ। कुछ लोग कहते हैं गजल गजल होती है, हिंदी उर्दू क्या, गजल तो गजल है। आप क्या मानते हैं कि हिंदी गजल है या नहीं, हिंदी गजल जैसी कोई चीज नहीं है? नहीं, देखिए, इसमें मेरा मानना ये है, मैं अब गजल आप कह रहे हैं तो आप में उर्दू के भी शब्द आ रहे हैं, उसमें अंग्रेजी के भी शब्द आ रहे हैं, है ना। आप विशुद्ध एकदम उस वो वाली तत्सम और तद्भव वो शब्दावली में गजल नहीं कह रहे, तो एकदम हिंदी गजल कहना तो है ना नहीं है। हालांकि हम भी हिंदी गजलकारों की श्रेणी में आते हैं, है ना। लेकिन मैं वो कहूंगा कि वो हिंदुस्तानी गजल अगर कही जाए, कि उसमें चूंकि सब कुछ मिला जुला है, सारी भाषाओं के शब्द हैं, तो हिंदुस्तानी ज्यादा सही शब्द होगा, है ना। हाँ, हिंदी गजल जब एकदम आता है ना दिमाग में, तो कहीं वो बनता है बिम के उसमें तत्सम शब्द होंगे और इस तरह की चीजें, और हमारी जो गजलें होती हैं वो आम बोलचाल की भाषा में, इसलिए हिंदुस्तानी गजल कहा जाए वो ज्यादा सामयिक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ हाँ जी। अच्छा, वैसे तो पाठक तय करते हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं, आपकी गजलों का मुख्य स्वर क्या है? हालांकि मैं एक बात बता दूं कि आपकी व्यंग्य गजलें भी हैं, हास्य व्यंग्य गजलें भी हैं, सभी प्रकार की हैं, लेकिन आप जो मूलतः लिखते हैं, या आप मानते हैं कि मेरी गजलों का ये मुख्य स्वर है और इस तरीके से जानी जाए, जैसे दुष्यंत की गजलें जो थी वो जनधर्मी गजलें मानी गई, है ना। आप क्या मानते हैं? नहीं, मेरी गजलों में भी मुख्यतः जो मुख्य स्वर है वो जनधर्मिता का ही है ना। जीवन की विसंगतियां, विडंबनाएं, तमाम तरह की चीजें जो है वो सब मेरी गजलों में है, और व्यंग का स्वर भी है ना। तो एक केंद्र में श्रृंगारिक गजलें भी लिखी है मेरे, वो किताब भी आई है, प्रेम परक गजलें कुछ करके ना। अब देखो, मुझे अपनी किताबों के नाम भी याद नहीं तो उसमें श्रृंगार की ही, प्रेम की ही गजलें हैं। तो स्वर जहां तक कहा जाए वही है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर लिखा गया है, पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में, रिश्तों में, राजनीति में, ये सारी चीजें ये सब केंद्र में रहे हैं जी। हाँ साथियों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि अशोक जी की जो खुद की पुस्तकें हैं वो 31-32 पुस्तकें हैं, जैसा कि आपने बायोडाटा दिया है, और संपादित पुस्तकें भी 35-36-39 किताबें मेरे ख्याल से हैं, और कई सारे संवेद संकलनों में आपके गीत, गजल, दोहा, व्यंग कविताएं, व्यंग लेख, व्यंग आलेख, बहुत चीज़ें समाहित हैं। इसके साथ साथ आप तमाम दूरदर्शन चैनल पर, एनडीटीवी पर, दूरदर्शन पर, सोनी टीवी पर जितने भी कवि सम्मेलन वगैरह आते हैं, उसमें भी आपने अशोक जी को कविता पाठ करते देखा होगा। इसके साथ साथ वर्तमान समय में मंच के बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े चर्चित कवि भी आप हैं। अब मैं अगला प्रश्न आपसे मंच से करता हूं कि आपके हिसाब से वर्तमान परिस्थिति मंच की कविता या शायरी या गजल के लिए कैसी है? मंच पर देखिए, आजकल जो हास्य व्यंग की अगर बात करें तो लफाजी बहुत चल रही है जी जी, है ना जी जी। आप कविता कम सुना रहे हैं और इधर उधर की बातें और इधर उधर के चुटकुले और उनसे लेकर के समय ज्यादा ले रहे हैं जी जी। बड़े बड़े अच्छे व्यंगकार, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, और बड़ी चर्चा में हमेशा रहते हैं, अक्सर जो ऊपर की एक श्रेणी है उसमें गिने जाते हैं, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर है ना। हाँ, जिनके, लेकिन वो क्या है कि वो कविताएं कम सुनाएंगे, इधर उधर की चुटकुलेबाजी और वो सारी चीजें ज्यादा करते हैं। और
मंच पे जाने का मतलब है कि कौन कितना हिट हुआ, और हिट का वो पैमाना आज ताली हो गई है ना। उसके लिए आप कहीं तभी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ये चीजें आजकल मंच पे हो रही हैं। अच्छी कविता, अभी कुछ नए गीतकार मंच पे आए हैं, बहुत अच्छे गीत लेकर के आए हैं, और लगता है कि जो वाचिक परंपरा है हमारा, उसका भविष्य उज्जवल है। अच्छे सुनने वाले हमेशा रहेंगे, अच्छे कहने वाले हमेशा रहेंगे। तो लेकिन ये उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, सारी चीजें अच्छा स्थायी रहता है। बाकी ये जो लफ्फाज हैं, ये जब तक हैं उसके बाद इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक प्रश्न मैं और जोड़ूंगा अगले प्रश्न से पहले, एक प्रश्न बीच में। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने देश के बड़े प्रतिष्ठित मंच पर जिस प्रकार की गतिविधि देखी सुनी होगी, काफी चर्चा में रही कि साहित्यिक मंच पर किस प्रकार की एक नायिकाई कह लूं, या कुछ कह लीजिए आप उसको, फिल्मों के लोगों का आना और साहित्य के मंच से उनका संबोधन करना, उसको देखने के लिए पाठकों या उसको देखने के लिए श्रोताओं का जो है महंगा टिकट खरीदना। जी। ये स्थिति साहित्य में जो आ रही है, तो ऐसे में साहित्य और कविता, मंच की कविता क्या अपना स्थान बना पा रही है? अब वो क्या कहें उस बारे में। दरअसल क्या है, देखिए, कविता पहले क्या होता था, विश्वविद्यालयों में होती थी, स्कूलों में होती थी, है ना, या बड़ी चुनिंदा लोगों के बीच में होती थी। आज कविता मेलों ठेलों और इस तरह की हर चीजों में आ गई है। तो वहाँ क्या है कि वहाँ लोगों को भी, और फिर भीड़ जुटाने के लिए, अब हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता है नुमाइश में। मैं आपको बता दूं कि उसमें बड़े बड़े जो क्रीमी लेयर जिसको आप बात करते हैं, वो उसमें उपस्थित रहते हैं। लेकिन मैं चूंकि एक अरसे से उस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का कवि रहा हूँ, नीरज जी हमेशा बुलाते रहे मुझे जी। तो जो कृष्णांजलि नाट्यशाला बोलते, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, एक कोहिनूर है वहाँ, अब कोहिनूर में होता है। तो पहले खचाखच भरा होता था जी, है ना जी। अभी क्या है कि आधे से ज्यादा सीटें खाली रहती हैं। लोगों की रुचि जो है ना कवि सम्मेलनों में, या तो फिर वो आ जाए कुमार विश्वास लेके आ जाए अपनी टीम, तो फिर वो उनका अपना एक अलग चीज है ना जी। अन्यथा लोग कम जुट रहे है ना। कारण मुझे लग रहा है कि सब कुछ तो यहाँ पका पकाया उन्हें मिल जाए, है ना। हाँ, यहाँ सुन ले रहे हैं, यहाँ देख ले रहे हैं, और लाइव का अलग आनंद है जी। पता नहीं, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं कवि सम्मेलन, समझ से बाहर होती है जी 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 जी। कविता में या गजल में मुख्य रूप से जी गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व, मेरे ख्याल से सभी विधाओं में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं उसमें लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा को तिलांजलि दे दी गई है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना आवश्यक है, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से भी बताइए और अपने जीवन के हिसाब से देखिए। इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि आपको एक अच्छा गुरु, अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए जी, है। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है ना। मैंने जो कुछ सीखा है पढ़ पढ़ के किताबों को सीखा है जी, जी। अच्छा कहीं सुनने को मिला है, वहां से सीखा है ना। अच्छा सुनने का और अच्छा पढ़ने का हमेशा से मुझे शौक रहा है जी। लेकिन जहां से जैसे किसी से वैसे चर्चा हो गई, वहां से बात कर ली, वहां से कि यहाँ ये क्या होगा, मतलब एक प्रॉपर गुरु अगर मिले तो फिर बात कुछ और ही होती जी, जी, वो मेरे साथ थोड़ा सा मेरे कमी रही, लेकिन होना हो तो बहुत अच्छा महत्व है गुरु का महत्व हमेशा रहे जी जी जी, है ना। जैसे अभी हम लोग हिंदुस्तानी गजल की बात कर रहे थे, तो उसमें एक पक्ष है जो ये कहता है कि कथ्य महत्वपूर्ण है, शिल्प अगर गौड़ है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपकी गजलों में मैंने दोनों चीजें दुरुस्त देखी हैं और जी, और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, दोनों चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। आपका अपना व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही चीजें। कथ्य जहाँ कविता की आत्मा है जी, शिल्प उसका शरीर है जी जी। और जब दोनों का संतुलन होगा, दोनों का बैलेंस होगा जी जी, तभी अच्छी चीज सामने निकलती है ना। तो कथ्य का अपना महत्व है और उसके शिल्प का अपना महत्व है। दोनों महत्व जी, बिल्कुल। साथियों, मैं इसके साथ बताता चलूँ आपको, क्योंकि अंजुम जी का व्यक्तित्व इतना विशद है कि
केवल साहित्यकार कहना ठीक नहीं है। साहित्य की जो परिभाषा अंजुम जी के लिए है वो और विस्तृत हो जाती है जब ये पता चलता है कि अंजुम जी ने अपने शहर अलीगढ़ का एंथम लिखा था, जिसको स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव ने संगीतबद्ध किया और प्रख्यात गायक अमित कुमार जी ने उसको गाया था। इस विषय पर भी हम उनसे बात करते चलेंगे। बीच बीच में मैं आपको बताता भी चलूंगा कि अंजुम जी के व्यक्तित्व के कितने अलग अलग पहलू हैं। ऐसा माना जाता है कि साहित्य का सृजन वही कर सकता है जब अपने पर बीते, जिस पर अपने पर नहीं बीतती है वो खोखला साहित्य का सृजन करता है। आप क्या मानते हैं, क्या अपने पर बीतने के बाद ही साहित्य सृजन हो सकता है? नहीं, मेरा ये मानना है लवलेश जी कि साहित्य के सृजन के लिए संवेदनशील होना ज्यादा जरूरी है। जी है ना। संवेदनाएं अगर आपके पास हैं तो दूसरे के दर्द को भी आप अनुभव कर सकते हैं ना। ये कहा गया ना, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो साहित्यकार तो वो होता है जो सारे जहां के दर्द को लेकर के जीता है, और इसके लिए संवेदना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, है ना। हाँ, आपके अंदर महसूस करने की सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप अच्छे रचनाकार कतई हो ही नहीं सकते। जी, मतलब संवेदनशील होना ज्यादा, तभी आप दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपकी प्रकाशित पुस्तकें और मैं आपका जो साहित्यिक कहना जो व्रत देख रहा था, बायोडाटा देख रहा था, तो बहुत विस्तार है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से बताएं कि आपकी कितनी पुस्तकें हैं, किस किस प्रकार की पुस्तकें हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नहीं तो मुझसे गलती भी हो सकती है। नहीं, पुस्तकों के बारे में आपने बता ही दिया है। मेरी मौलिक जो किताबें हैं वो 31 किताबें हैं और करीब 39 किताबों का संपादन, तो कुल मिलाकर के 70-71 किताबें हैं। अभी 2-3 किताबें आने वाली हैं। एक व्यंग गजलों का संग्रह अभी जल्दी आने वाला है। खैर, तो किताबों की जहां तक बात है तो मैं अब मुझे गिनती एकदम प्रॉपर याद नहीं है, 10-11 तो गजलों की किताबें हैं। 3 किताबें मेरी दोहे की हैं, और उन दोहे की किताबों में पहली जो किताब है प्रिया तुम्हारा गांव, उस प्रिया तुम्हारा गांव किताब को बड़ा सम्मान मिला है। उसको 1,01,000 का नीरज पुरस्कार मिला। वाह वाह वाह। उसको 51,000 का कैलकाटा एक संस्था है परिवार मिलन, बड़ी मतलब अखिल भारतीय स्तर पे बहुत बड़ा नाम है उस संस्था का, तो 51,000 का उन्होंने काव्य वीणा सम्मान दिया। और वो तमाम लोगों की किताबें वहां तक पहुंचती हैं। ऐसे ही नीरज पुरस्कार के लिए भी पहुंची, तो उसमें से ऐसे ही राष्ट्र धर्म पुरस्कार एक मुन को मिला, उसी किताब को मिला 11,000 का। तो कहने का मतलब है उस दोहे की किताब ने बड़ा नाम कमाया, प्रिया तुम्हारा गांव। दूसरी किताब उसमें चंबल में सत्संग करके एक दूसरा दोहा संग्रह है। दोहे की बात जहां तक करें तो दोहे में पहला खंड काव्य लिखने का श्रेय मुझे जाता है। वो भगत सिंह पर केंद्रित है। मैं बंदूकें बो रहा, उसमें पूरा उनका जीवन, हालांकि खंड काव्य की अपनी एक परिभाषा अलग होती है, तो उसे प्रबंध और खंड काव्य के बीच की एक कड़ी कह सकते हैं हम। वो पूरा दोहे में, हाँ, वो पूरा दोहे में है। उनका जीवन वृत्त कब पैदाइश और फिर लेकर की फांसी तक, और उसके बाद थोड़ा सा अंश और है, तो ये पूरा दोहे में है ना। दोहे की में क्या है कि दोहा चूंकि अपने आप में पूर्ण होता है, तो एक से दूसरी कड़ी जोड़ने में थोड़ा समस्या रहती है, लेकिन वो ऊपर वाले ने महावाणी की कृपा हुई लिखा दिया। उसके बाद तो 8-10 लोगों के दोहा खंड काव्य आ गए, लेकिन वो पहला ये रहा। इसके साथ मेरे हास्यव्यंग कविताओं के संग्रह आए। हास्यव्यंग कविताओं के मैं समझ रहा हूँ कि 7-8 कविता संग्रह वो भी होंगे, और नाटक की किताबें आई हैं जो मेरी मौलिक अपनी बता रहा हूँ मैं। नाटक की किताबें हैं, बाल कविता की एक बाल गीतों की किताब है, और तो हास्यव्यंग की हो गई। और वैसे ये विधाएं जिन पे काम होता रहा, गजल हो गया, दोहा गया, गीत संग्रह के गीत संग्रह 3 है। एक नदी प्यासी, तो कहाँ हो तुम, और वे सब धागे निकल गए, ये 3-4 गीत संग्रह हैं। तो ऐसे सब। अभी आपने दोहे की बात की, दोहे पर आप पुरस्कार भी मिले, पुस्तकों सब है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गजल का जो जवाब है या कहूँ कॉम्पिटिटर है वो दोहा है। आप ऐसा मानते हैं क्या? हालांकि मैं नहीं मानता व्यक्तिगत रूप से। नहीं, कंपटीशन की तो बात ही नहीं है। गजल अपनी जगह, गजल में के साथ ये है कि हर शेर अपनी अपनी बात कह रहा है। यहाँ दोहे में 2 पंक्तियों में अपनी बात कह सकती है। तो अगर हम रखना चाहें तो
उस शेर के समकक्ष दोहे को रख सकते हैं। हाँ। लेकिन स्वतंत्र विधाएं हैं, स्वतंत्र विधाएं हैं, बिल्कुल, किसी का किसी के साथ बिल्कुल कोई आपस में कोई आमतौर पर कुछ लोग का इस तरीके से माइंडसेट होता है कि नहीं आप कंपटीशन की बात क्या है, दोनों स्वतंत्र विधाएं हैं, एक दूसरे का कोई थोड़ा ही छीन झपट हो रही है। बिल्कुल। आप चूंकि मंच और सृजन दोनों में ही, साहित्यिक पुस्तकों दोनों में ही आप समान अधिकार रखते हैं, मैं मंच से अलग हट के बात करता हूं कि गजल में या कविता में वर्तमान परिस्थितियों में आलोचना की कमी महसूस होती है आपको? आलोचना जो हो रही है ना लवली जी, वो मुझे लगता है कई बार के मुंह देखी वाली हो रही है ना। आपका परिचय है किसी से, है ना, तो उसका खूब अच्छी तरह से बढ़ाई हैं और वो सारी चीजें जो चीजें सामने आती हैं उनसे मैं तो यही निष्कर्ष निकालता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्वतंत्र रूप से आलोचना कर रहे हैं और उसके किसी भी रचनाकार को लेके उसके दोनों पक्षों पर अपनी बात चल रही है। लेकिन फिर भी ये है कि आलोचना कहीं अपने उस दायित्व का निर्वहन करने में जो कि एक निष्पक्ष होना चाहिए, वहाँ थोड़ा सा कहीं चूक रही है। आप ये मानते हैं कि किसी विधा के प्रचार प्रसार में या चर्चित या लोकप्रिय बनाने में आलोचना की भूमिका है? नहीं, थोड़ा कुछ तो उसका रहता ही है, फायदा रहता ही है कि जब किसी चीज पे चर्चा होगी तो लोगों तक जाएगी, और चर्चा अगर कहीं पॉजिटिव है, अच्छी है, तो जितने लोग पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आएगा कि ये अच्छा रचनाकार है, पढ़ना चाहिए इसकी किताब को, जुड़ना चाहिए इसकी रचनाओं से, उसका फायदा तो रहता है। मतलब आलोचना का स्थान है, महत्व है जी। कविता के साथ साथ आपने व्यंग पर भी अच्छी खासी लेखनी चलाई है। मैं व्यंग पर बात करता हूँ आपसे। कैसे आप गीत, गजल, कविता से होते हुए व्यंग की तरफ कैसे मुड़ गए? ना उल्टा हो रहा, बल्कि मैं व्यंग की तरफ पहले गया हूँ। अच्छा। मुझे आप ताजुब होगा, मुझे कवि सम्मेलन में व्यंगकार के रूप में बुलाया जाता है। अच्छा। हाँ, हास्य व्यंग कवि के रूप में बुलाया जाता है। वो अलग बात है कि वहाँ अपना गीत गजल कुछ भी हम सुना देते हैं, लेकिन बुलाया व्यंगकार के रूप में जाता है। अभी वो जो मैं वाहवा में कई बार गया हूँ तो वो शैलेश भाई कहते हैं, भैया तुम कुछ नहीं, गीत गजल हमें नहीं सुनने, आप तो हास्य व्यंग सुनाओ। तो वो हास्य व्यंग वहाँ सुनाना पड़ता है। तो ये रहा है। अच्छा, व्यंग लिखने में मुख्य बिंदु क्या रहता है? आप किस बात को फोकस करते हैं, किस पर केंद्रित रखते हैं? देखिए, पहले से तो कुछ भी तय होता नहीं है ना। वो कहते हैं ना, मेरा ये गजल का मतलब है कि तेरा हर लफ्ज मेरी रूह को छूकर निकलता है, तू पत्थर भी छुए तो बांसुरी का स्वर निकलता है। क्या बात है। तो मैं मतलब पहले से क्या है कि कई बार कितना अरसा गुजर जाता है, हम कुछ नहीं लिख पाते। फिर कहीं एकदम से कुछ स्फुरण होता है, कुछ चिंगारी सी चमकती है, और फिर कंटेंट आता है कहीं से, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई परिप्रेक्ष्य में हो, और फिर वहां से कोई रचना तैयार हो जाती है। तो पहले से तयशुदा कुछ नहीं है ना। अचानक कोई विचार आया, ऐसे ही आपके यहाँ आप कहानीकार हैं, इतने अच्छे कहानीकार हैं, तो पहले से तो कुछ तय होता नहीं, कोई प्लॉट एकदम से क्लिक करता है दिमाग में, है ना, और फिर उस पे एक रचना तैयार हो जाती है। व्यंग में जो है सिर्फ समस्याएं होनी चाहिए या समस्या समाधान दोनों होने चाहिए? व्यंग तो समस्या और समाधान की जहां तक बात है, व्यंग तो विसंगति और विडंबना पे प्रहार करने वाला विषय है ना। अब उसमें समाधान भी साथ में, बहुत सारे जैसे लोग हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने भी पूरा सब किसी परिस्थिति को लेकर के व्यंग करते रहे, बाद में उसका एक रास्ता भी सुझाया है ना। तो अगर ऐसा होता है तो और अच्छी बात है ना। हाँ, कई बार हम समाधान सुनने वालों के जहन में छोड़ देते हैं कि आप सोचिए कि इसका क्या समाधान हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अंजुम जी, व्यंग की हम बात कर रहे हैं तो पता ही है आपको, व्यंग के सुमेरु तो परसाई जी हैं। परसाई जी हैं, शरद जोशी जी हैं, और आपको पता होगा बरेली के हमारे केपी सक्सेना जी भी थे, और आजकल हम देखें तो बाद में लखनऊ शिफ्ट हो गए थे जी। हम ज्ञान चतुर्वेदी जी का नाम ले सकते हैं। बिल्कुल। ये लोग वो हैं जिन्होंने व्यंग को बहुत सशक्त किया है, है ना। और आज के समय में इनके काम के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो व्यंग आपको कहाँ दिखाई देता है? नहीं, व्यंग बहुत अच्छा व्यंग लिखा जा रहा है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं जी। और ज्ञान जी तो अभी लिख ही रहे हैं जी। प्रेम जन्मे जी बहुत बड़ा नाम है व्यंग का, वो भी ना। तो व्यंग
लिखा जा रहा है और अच्छा लिखा जा रहा है। हालांकि मैं कहूँ तो मैं गद्य व्यंग में मैंने बहुत कम लिखा है। मैंने कविता में व्यंग लिखा है। गद्य व्यंग तो ज्यादा नहीं लिखे होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, जो भी लिखे हैं वो। तो इसका मुख्य कारण ये है कि आप मंच पर कविता पढ़ते हैं तो व्यंग का सहारा आपको मिल जाता है। जी जी जी, है ना, कि आजकल जैसी पब्लिक की भी डिमांड यही रहती है कि कुछ हंसी व्यंग कटाक्ष करना चाहिए। जी बिल्कुल। आपकी जो आपके सृजन के गुलदस्ते में जो पुष्प है ना, उसमें एक पुष्प आपका नाटकों का भी है। अब कुछ बात नाटकों भी की जाए तो कैसे एक ये नाटकों में कैसे रुचि हुई, और हालांकि आपने शायद एक बार बातचीत में बताया भी था कि आप अभिनय भी करते हैं करते थे, तो इस पर कुछ प्रकाश डालिए। दरअसल जब कासिमपुर में हम रहते थे ना जी, तो वहां पर एक इंजीनियर थे राजेश कुमार जी जी जी, वो आज के समय में नाटक का बहुत बड़ा नाम है जी, उनकी बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं और स्वयं अभिनय भी करते थे, डायरेक्शन। तो एक संस्था वहाँ रही, दृष्टि नाट्य मंच। अच्छा। उसका बाद में मुझे अध्यक्ष मनोनीत हो गया मैं। तो वो जब उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बिहार से थे बेसिकली, लेकिन चूंकि यहाँ जॉब में थे और इंजीनियर, तो उन्होंने कुछ जो नए युवा लोग थे उनको जोड़ करके, जिसमें एक हमारे साथी थे प्रमोद कुमार, प्रमोद राघव, उनको जोड़ा, और कुछ एक अशोक रावत थे, उनको जोड़ा। तो वो उसकी शुरुआत में उन्होंने कहा था जनतंत्र के मुर्गे एक नाटक तैयार किया। अच्छा। तो मैं चूंकि सभी साथी थे तो कह रहे आ जाओ आप बैठना देखना रिहर्सल वगैरह, तो रिहर्सल वगैरह करते थे। मुझे लगता था यार हम भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो शुरू में चूंकि कभी अभिनय उस तरह से मंच पे किया नहीं था। फिर एक नाटक उन्होंने शुरू किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो उसमें एक नेता का कैरेक्टर था जो मैन था, खच्चर नेता। अच्छा, जिस लड़के से कहा गया था उस रोल को करने के लिए, वो बोला कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो राजेश जी बोले कि अशोक जी आप ट्राई करो। मैंने कहा अच्छा आप कह रहे हो तो देखता हूँ। फिर जो उन्होंने डायलॉग दिया और मैंने जो ऑडिशन दिया उसमें, तो वो हंसते हंसते वो लोटपोट हो गए, बोले कि बिल्कुल यही कैरेक्टर चाहिए। और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ मेरे अभिनय का जी। तो वो फिर संस्था से जुड़ करके हमने बड़े नाटक किए, तमाम चीजों। ये जो जिंदाबाद मुर्दाबाद वो चुनावी समय था, चुनावों का टाइम था, तो जगह जगह जाकर के हमने गाँव में इधर उधर अलीगढ़ और आसपास, तब तो आसपास ही हम गए, तो लोगों की जो भीड़ जमा होती थी, वो खासतौर से स्ट्रीट प्ले की बात मैं कर रहा हूँ जी, नुक्कड़ नाटक, हाँ स्ट्रीट प्ले ही ज्यादा हमने की। तो बड़ी भीड़ जमा होती थी और लोग जो फिर मुझे खच्चर नेता के नाम से ज्यादा जानने लगे थे। हालांकि कविता के क्षेत्र में मैं जा रहा था, कवि सम्मेलन वो सब चल रहे थे, लेकिन वो नाटक से जो आसपास पहचान, अरे खच्चर नेता जा रहा है जी। उस तरह का एक बना। और फिर हमने लॉटरी के खिलाफ नाटक किया, है ना, सोने का मटका, और उसमें मैं पागल का रोल किया मैंने। और वो पागल क्या है ना कि चूंकि स्ट्रीट प्ले तो क्या होता है कहीं भी जमा लिया मजमा, तो मेरी एंट्री बीच में होती थी और पागल की वेशभूषा में वो जो लॉटरी खेलते खेलते पागल हो गया। तो जब मैं एंट्री करने वाला होता, लोग मुझे भगा देते थे वहां से, जो ऑडियंस होती थी कि यार पागल आ गया चलो हटा जाए, उनको पता नहीं रहता था कि ये कैरेक्टर इसी का है। तो फिर बाद में हमारे साथी, नहीं हमारे साथी मतलब अभी जीवंत अभिनय बिल्कुल आपने किया। अरे बहुत आनंद आता था वो अभिनय का, था ना। हमने नाटक किया जो कल्चर उर्फ चढ़ गया ऊपर रे, एक समय ये आया था, बड़े वाहियात गाने आने लगे, सरकालो खटिया झाड़ा लगे और इस टाइप के, तो उसके खिलाफ हमने एक नाटक किया और उसे लेकर के हमने साइकिल यात्रा की, अलीगढ़ से लेकर के, मतलब कासिमपुर से लेकर के दिल्ली तक। अच्छा। और उसमें साइकिल में से हम गए पूरी टीम जी, और बीच बीच में नाटक करते हुए ये नाटक जो हमने तैयार किया, उसमें मैं कल्चरल मिनिस्टर बना हूँ, जो पैसे ले ला के और सब गाने वाने सब पास कर देते हैं सारी चीजें। तो वहां जाकर के फिर हमारा स्वागत जो किया विशेष रूप से यहाँ की जो सांसद थी शीला गौतम, उन्होंने ही वहाँ सारी व्यवस्थाएं की, और फिर उनके मार्फत उनके द्वारा एक ज्ञापन, उस समय अर्जुन सिंह थे मानव संसाधन मंत्री, वहां तक पहुंचा। कुछ चर्चा भी हुई, सुनने में आया बाद में कि उसमें, और फिर उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगा। तो ऐसा काम करते रहे, बनारस, इधर नजीबाबाद और हरिद्वार, कहाँ वो सब जगह हमने बहुत नाटक सब किए। तो ये नाटक लेखन में फिर आप कैसे आए? अच्छा, वहीं से क्या होता क्या था
कि नाटक कई बार पहले से तैयार नहीं, वहीं लिखा भी जा रहा है जी, और उसमें राजेश कुमारी लिखती थी, तो उसमें मेरा जैसे कि पूरा डायलॉग, थीम और उस सब पे चर्चा करना, और फिर वो मैंने कहा ये जो हमें इन्हें बता रहे हैं तो हम क्यों ना लिखें। और होते होते वो वाकई इतने सारे नाटक, और वो अभी बिफोर लास्ट ईयर तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नाटक पे ही मुझे पुरस्कार मिला है। तो बहुत ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान है आपके नाम। और ये बड़े हमारे शब्द संवाद के लिए भी गौरव की बात है कि आज अंजुम जी हमें समय दे रहे हैं। हालांकि हम उनके शहर में, अलीगढ़ में ही हैं और उनके ही घर पर हैं, लेकिन उन्होंने अपना इतना मूल्यवान समय हमें दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इस समय गीत, गजल, कविता और कहानी, इस तरीके की जो विधाएं हैं लिखी जा रही हैं, हर दूसरे, चौथे, पांचवें दिन हम देख लेते हैं। नाटक एकांकी में लेखन कम है या सही है, आप क्या समझते हैं? नहीं, सही कहा आपने जी। नाटक और एकांकी इधर बहुत कम लिखा जा रहा है ना। हाँ, और कारण जो भी हो, अब क्योंकि अब क्या है, मैं स्कूलों पे पहले एकांकी जैसे बच्चे कर रहे हैं वो सारी चीजें, वहाँ अब नाच गाना ज्यादा शुरू हो गया है ना। स्कूलों में भी कोई फंक्शन है, डांस कर रहे हैं सब बच्चे, डांस की ओर बच्चों का, या फिर ग्रुप सॉन्ग या गाना गा लिया। एकांकी और नाटक का जो प्रदर्शन है वो कहीं स्कूलों ने भी कम किया है, तो उसकी वजह से शायद, या फिर उनका ये समस्या हो कि उन्हें अच्छे नाटक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और अच्छे नाटकों वालों का ये है कि चूंकि कहीं हो नहीं रहा है कुछ, तो चूंकि आप नाटक लिखते रहते हैं और आप माध्यमिक शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो मेरा तो निवेदन आपसे यह है कि ऐसे नाटक लिखें जो बच्चे जिनको खेल सकें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा मेरे ऐसे नाटक है ही नहीं। मेरा पूरा लेखन आप देख जाइए जी जी जी, तो उसमें आपको क्लिष्टता नहीं मिलेगी, है ना। चाहे वो गीत की बात हो, गजल की बात हो, दोहे की बात हो, या फिर नाटक हो, वो टू द पॉइंट बात करते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा आपको, ये अलग बात है कि कुछ नए तरीके से कुछ नया कहने की कोशिश वहाँ जरूर मिलेगी आपको, लेकिन क्लिष्टता नहीं मिलेगी, है ना। और मैं तो अपने यहाँ कराता ही हूँ। हमारे यहाँ नाटक, बल्कि जो एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें मेरी हमेशा भूमिका रहती है, पूरा का पूरा मैं ही लिखता हूँ। और हमारे यहाँ अभी नाटक होते हैं। अच्छा, आपके विद्यालय में नाटक होते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, ये बहुत सकारात्मक बात है। और मैं तो और हमारे यहाँ ड्रामा क्लब है, उसका पूरा सारा कुछ मेरा ही दायित्व है, उसका क्या बात है। और मैं तो चाहूंगा कि अंजुम जी से प्रेरित होकर के जो भी माध्यमिक स्तर पर जुड़े हुए लोग हैं वो अपने विद्यालयों में नाटक कराएं और अंजुम जी से संपर्क करें, उनकी नाटक की पुस्तक ले लें, वही नाटक अपने यहाँ करा लें। अभी मेरी किताब आई है लास्ट ईयर, विद्यालयीय रोचक नाटक। जी जी, अच्छा। हाँ, वो किताब का नाम ही है विद्यालय के रोचक नाटक। तो उसमें विद्यालय के मतलब के नाटक हैं जी, 12-15 नाटक हैं उसमें। क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस प्रकार की गतिविधियों से हमें बच्चों को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, नाच गाना हो गया, ये हो गया, ये तो पूरा सब मनोरंजन। लेकिन नाटक क्या है, वो एक मैसेज भी देके जा रहा है ना, आपको एक संदेश देके जा रहा है। और वो इतनी चीजें रोचक होती हैं कि लोग बड़ा मन लगा करके उसको देख भी सुन भी लेते हैं। तो नाटक का अपना महत्व है। जी बिल्कुल। अंजुम जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और आप एक टीवी पर्सनैलिटी भी हैं, आपने टीवी शोज भी बहुत किए हैं। तो अंजुम जी, टीवी शो में जो आप आते हैं कार्यक्रम में, उसके अनुभव कुछ बताइए। वहां तो देखिए पूरा तयशुदा होता है, पूरा आपको इतना समय मिलना है जी, उस समय में आप अपने आप को जितना निचोड़ पाओ जी, और मन का कुछ करने को वहां रहता नहीं है, है ना। बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह लो, है ना, कुछ भी कर लो। तो टीवी की अपनी सीमाएं हैं, है ना। हाँ, उन सीमाओं के अंतर्गत आप जितना बेहतर वहां कर पाए। तो यही रहा है कि जी, विषय पहले से, कई बार तो पहले से विषय दे दिया जाता, जैसे कि एनडीटीवी पे था तो वो एक उस समय वो कुंभकोणम में आग लगी थी, है ना, वो स्कूल में बच्चों, तो उस पे कविता सुनानी है आप। अब उसके लिए पूरा आप लिखो, तो वो एक दायरा है ना। या फिर एक शायद वो पानी के ऊपर था कुछ, टीवी का ही वो शो था। तो पहले से मतलब एक
तयशुदा चीजें होती हैं वहाँ। तो वहाँ आप खुल करके खेल पाने की स्थिति में आप नहीं रहते, और आप कोशिश करोगे तो वो सब काट डालेंगे जी। ना। कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे लग रहा है कि यार हमने तो पूरा बढ़िया सब करके आए, पता लगा कि उसमें से तमाम अंश उन्होंने उड़ाई दिए। जी। अगला प्रश्न वैसे मेरा इसी से संबंधित था, लेकिन आपने बता ही दिया, फिर भी मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ कि टीवी पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने और मंच पर जीवंत कविता पढ़ने, दोनों में क्या प्रिय है आपको? देखिए, बिल्कुल ये ऐसी स्थिति है, आप फिल्म जगत में देखते हैं तमाम लोग हैं जो बहुत अच्छे कलाकार होने के बाद भी रंगमंच से जुड़े हैं। जी, है ना? तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी है। ये बिल्कुल वो फिल्मी पर्दे वाला मामला है। टीवी का जो कार्यक्रम है उसको आपको एकदम से रेस्पॉन्स नहीं मिलना है ना। वो ये जरूर है कि आपकी रचना धर्मिता हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रही है ना। उसका एक अलग आनंद है। और जो आप सीधे लाइव जो प्रेजेंटेशन आपका प्रस्तुति है उसका अलग आनंद है। आप जो कह रहे हैं उसका तुरंत प्रतिक्रिया मिल रही है, तो उसका अपना एक मजा है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, अपना आनंद है। अंजुम जी, आप उस धरती से हैं जो धरती नीरज जी की धरती है जी, है ना। उनको हिंदी साहित्य जगत गीत ऋषि के नाम से याद करता है। आपका तो मैंने देखा है कि आपको सानिध्य भी बहुत नीरज जी का मिला है, बड़ा आप उनका था। तो उनके जीवन का कुछ प्रभाव आप पर पड़ा, जिससे कि या कविता में या आपके अपने जीवन में उनकी कोई ऐसी बात जिसने आपको कुछ परिवर्तन लाए हो आपके जीवन में, या कुछ जो अभी तक वो साथ साथ लेके चल रहे हैं आप? ऐसा तो मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहूँगा जी। स्वागत है। और उन्हीं के अंदाज में है। दोहों की कलियां मुस्काती, गजलों के गुल खिलते थे। दोहों की कलियां मुस्काती, गजलों के गुल खिलते थे। गीतों की बारिश होती थी, अधर जिस घड़ी खुलते थे। हम वो खुश नसीब हैं यारो, क्या कहने। हम वो खुश नसीब हैं यारो जो कह सकते, हम वो खुश नसीब हैं यारो जो, अरे नहीं यार कह सकते हैं। हमने नीरज को देखा है, हम नीरज से मिलते थे। क्या कहने। एक दो शब्द निकल गया दिमाग से, चलिए खैर इसको देख लीजिएगा। नीरज जी का सानिध्य मुझे बहुत मिला लगे जी, है ना। सानिध्य मिला लेकिन उनका प्रभाव से मैं नहीं रहा। वो एक स्नेह एक बना रहा उनका। हालांकि वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो चाहत वो केवल अलीगढ़ नुमाइश के कवि सम्मेलन तक सीमित रखी। बाकी कहीं कोई इस तरह का वो नहीं मिला, है ना। और नीरज पुरस्कार मुझे मिला उनके नाम से 1,01,000 रुपए का। वो मैंने एक और उनके साथ उपलब्धि रही मेरी कि नीरज जी ने एक बार कहा कि अशोक एक गजल का संग्रह तैयार करें। तो हम दोनों उसके संपादक हैं। अच्छा। हाँ, नीरज और मैं दोनों का नाम जाता है, हिंद पॉकेट बुक से निकला, हिंदी के लोकप्रिय गजलकार। अच्छा। और वो अब पेंगुइन से छप रहा है, वो मतलब पेंगुइन ने ले लिया है उसको। जी। तो वो एक बड़ी उपलब्धि है, इतने बड़े गीत ऋषि के नाम, और साथ में नीरज और अशोक अंजुम संपादक, वो सब जाता है उसमें। और उसके बहुत सारे एडिशन निकल चुके हैं। ये अलग बात है कि उसकी मुद्रा के रूप में मुझे एक ढीला नहीं रॉयल्टी के रूप में कोई एक पैसा नहीं मिला है। तो कुछ चीजें रही हैं और अच्छे भी रहे हैं अनुभव, और थोड़े से ऐसे भी रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा नाम था ये। अब चूंकि वो हमें सहज उपलब्ध थे तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो एक, चूंकि उनके साथ बहुत कार्यक्रम भी किए हैं, बहुत यात्राएं भी की हैं, तो लोग उनके दर्शन मात्र के लिए तरसते हैं, उनसे मिलने के लिए ना, छूने के लिए। अंजुम जी, नीरज जी तो बहुत महान व्यक्तित्व हैं। मेरे ख्याल से हिंदी के वो एकमात्र ऐसे कवि हैं जो सिनेमा में भी सम्मानित हैं, जो मंच पर भी सम्मानित है, और साहित्य में भी। जी, है ना। और आज इस समय हम नीरज जन्म शती समारोह भी मना रहे हैं। तो ऐसे समय में आप नीरज जी को कैसे याद करते हैं? देखिए, नीरज जी
अगर जहां तक मंच की बात की जाए तो नीरज जी का नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। जितना कवि सम्मेलनीय मंच पर जितना अंतराल नीरज जी ने दिया है न तो कोई रह सकेगा, है ना, न कोई रहा है ना। तो ये अपने आप में गिनीज बुक वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे क्या है, नीरज जी का अपना एक व्यक्तित्व एक और आता, जहां भी जाते थे और जब झूम के गाते थे, कभी वो डायरी किताब लेके और वो डायरी लेके उन्होंने पेज कागज लेके, मैंने आज तक कभी उन्हें सुनाते नहीं देखा जी। और शब्द पर जो पकड़ थी, चीजों पर जो पकड़ थी, वो अद्भुत थी। बहुत अच्छे ज्योतिषी भी थे वो। अच्छा। हाँ, मेरी कुंडली देख के कुछ एक चीजें उन्होंने बताई थी। एक समय बड़ा थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा था मेरे साथ जी। तो जो कुछ बताया वो काफी कुछ चीजें उसमें सही। तो बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। बहुत अनेक विधाओं में भी उन्होंने काम किया, दोहा और हाइकू, विशेष रूप से गीतकार के रूप में तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत अंग्रेजी के बहुत अच्छे विद्वान थे, है ना। और क्या, मतलब जिस विषय पे बात करो, मतलब अद्भुत ही था। लेकिन मन उनका बिल्कुल बच्चे जैसा था। जाते थे, एक वो सिंह उनका जो सेवक था, है ना, यहाँ उसके बच्चों को बिल्कुल एकदम से जिस तरह से लाड़ प्यार वो करते थे, वो अद्भुत था जी। उनकी यादें आती हैं। अभी उधर मैं जब से वो गए हैं तो फिर एक दो बार ही उधर जाना हुआ, नहीं तो अक्सर उनकी जहाँ रहते थे वो जनकपुरी में जगह, तो अब बिल्कुल उजड़ा सा लगता है कि आपकी बहुत सारी विधाओं पर हमने बातचीत की है, लेकिन अभी भी कुछ छूट रहा है, तो अब मैं जो प्रश्न करूंगा उस पर करूंगा। आपकी एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है अभिनव प्रयास, उसके आप संपादक हैं और कई वर्षों से मेरे ख्याल से प्रकाशित हो रही है, और मेरा सौभाग्य है कि मेरी रचनाएं भी आपने प्रकाशित की है। तो उस पत्रिका के विषय में कुछ बताइए, क्या स्थिति है आजकल के समय में? जो पत्रिकाओं को निकालना एक चुनौती की तरह है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? वाकई बहुत बड़ी चुनौती है जी। लेकिन ये जुनून अगर आपके अंदर है तो फिर तभी कर पाएंगे जी। मैंने दरअसल क्या है, मैं और पीछे चलूं तो 89 के आसपास हमने एक पत्रिका शुरू की थी। एक यादराम शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि अशोक जी आप एक काम करो, इसका संपादन संभाल लो। वो प्रधान संपादक थे, बाकी आपको आर्थिक कुछ भी जुटाने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं करूंगा। अब वो पत्रिका शुरू की तो 4-5 साल चली वो, और उसमें था क्या कि वो उनका कई सारी जगह ऊपर भी नाम, यहाँ भी मेरा एक जगह नाम ज्यादा संपादक, लेकिन लोग संपर्क मुझसे ही करते थे जी। अब उनको ये समस्या यार सारा कुछ मैं खर्चा करता हूँ, सारा कुछ ये है, और तो पत्रिका वो उन्होंने झट से बंद कर दी, है ना। हाँ, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। देन फिर हमारे एक इंजीनियर मित्र थे, शंकर प्रसाद करगेती, उन्होंने कहा कि अशोक जी हम शुरू करते हैं, है ना। तो प्रयास नाम से पत्रिका शुरू हुई जी। प्रयास, ये बात करीब ऐसी होगी 92 के आसपास की बात होगी, है ना। तो प्रयास के उन्होंने शुरू करने के बाद उन्होंने भी यही कहा कि इसका पूरा आर्थिक मैं संभालूंगा और आप निकालो। कविता की पत्रिका थी, उसके कुछ एक तो मैंने हाथ से लिख के निकाले हैं। आप देखेंगे तो बड़ा अद्भुत, बड़े लोग चर्चा करते हैं। उसका हमेशा काला कवर रहता था और स्क्रीन प्रिंटिंग से उसका कवर किए होता था, डिजाइनिंग वगैरह, डिजाइनिंग सब मेरी रहती थी। और कुछ अंक ऐसे भी निकाले, उसके कुछ अच्छे विशेषांक भी निकले। करगेती जी सहयोग करते रहे, जितना यथा सामर्थ्य में भी जुटाता था। फिर उनका ट्रांसफर हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने वो सहयोग करना, दोनों का नाम जाता था संपादन में करना, वो मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि अब सर करगेती जी भेजिए कुछ मुद्रा नया गाना है। क्योंकि मैं तो अगर किसी चीज से जुड़ा हूं तो वो मेरा पैशन बन गया, वो जुनून बन गया कि यार ये काम होना है तो होना है। कुछ लोग बस यूं ही ठीक है, हाँ चलो हो जाएगा, निकल जाएगा, अरे कभी संयुक्तांक निकाल दिया करो, कभी यूं कर। अब ऐसे नहीं होता। मैंने अभी तक इस अभिनव प्रयास का एक भी संयुक्तांक नहीं निकाला है ना। तो खैर वो होते चीजें हुई। फिर एक बहुत अच्छे गजलकार हैं, नाम जरूर सुना होगा आपने, आलोक श्रीवास्तव। बिल्कुल। तो आलोक ने कहा फोन से, भैया एक काम करो, वो बड़ा मेरा स्नेह करते हैं, बड़े अच्छे मेरे छोटे भाई की तरह से, अभी एक अलग बड़ा नाम हो गया, बहुत सारी चीजें। तो खैर उन्होंने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन आप करा लो, ये रजिस्टर्ड है। मैंने कहा नहीं रजिस्टर्ड तो नहीं, 100 अंक जब तक निकल चुके थे उसके प्रयास के।
तो इसको रजिस्टर्ड करा लो। तो मैं इसके लिए, चूंकि वो आज तक में प्रोड्यूसर थे उस समय जी, आलोक, तो मैं इसके लिए 20-25 हज़ार के आपको विज्ञापन दिलवा दूंगा। मैंने कहा इतने में तो बढ़िया सब काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया सब हो जाएगा। उन्होंने, उनके कहने पे मैंने लग के इसको रजिस्टर्ड कराया, तो फिर नाम मिला अभिनव प्रयास जी। इसका कलेवर वगैरह सब चेंज किया मैंने जी, जी। कुछ अंक निकले, लेकिन उनकी ओर से कोई सहयोग मुझे नहीं मिला। सारा कुछ वो मेरे ऊपर ही आ गया। करगे तीज इसलिए नाराज हो गए क्योंकि संपादक में चूंकि अब रजिस्टर्ड है वो सारी चीजें, तो एक ही का नाम जाना है ना, तो वो नाराज होके बैठ गए। चलिए, अब ये सब कुछ अपने ऊपर ही। अभी 2-3 साल पहले इसको 2018 में इसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का धर्मयोग पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कहने का मतलब है, लोग इसमें छपना उनके लिए अच्छा सुख देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं भी इसमें जो रचना है कुछ भी कि आप संरक्षक हैं या आजीवन सदस्य हैं, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो आपका दूसरा पहलू है। अगर रचना आपकी अच्छी है तो आप कुछ भी नहीं है तब भी छपेंगे, और नहीं है तो फिर आप कुछ भी हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। तो प्रमाण मैं बैठा ही हूँ, मेरी रचना छपी है इसमें, तो इसका प्रमाण तो है ही। एक प्रश्न मैं चलते चलते आपकी चित्रकारी पर भी करना चाहूंगा, क्योंकि आपके रेखांकन भी मैंने देखे हैं। तो कैसे ये चित्रकारी, मतलब कैसे चित्रकार बन गए? चित्रकार भी वही है कि बनता क्या है कि स्टार्टिंग में चित्र, जैसे बच्चों को शौक होता है, मुझे भी बचपन से था, लोगों के मतलब वो कैरिकेचर बनाना, और वो छोटी 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से ही है ना, थोड़ा हाथ थोड़ा सदा सा शुरू से रहा है। फिर मैंने देखा पत्र पत्रिकाओं में रेखा चित्र छपते हैं, तो कुछ बनाया। अभी उसमें क्या है, जब से ये कंप्यूटर और उसका समय आया, तो फिर अब ज़्यादा मेहनत यूँ नहीं करनी होती। बनाया हाथ से, उसको स्कैन किया, भेज दिया। पहले तो थोड़ा सा ये था कि उसको लेकर के आपको लिफाफे में डालना है, तो बड़ा आसानी हो जाती है। अभी जो पिछला अंक आया है इंद्रप्रस्थ भारती का, उसने 5 रेखा चित्र छापे हैं, ठीक ठाक पेमेंट भी कर देते हैं, तो फिर और भी अच्छा लगता है। उधर भी अच्छा, उसमें कुछ पहले से तय इसमें भी नहीं होता कि क्या बनाना है, शुरू कर दिया, कुछ न कुछ बेहतर बन जाता है ना। जैसे अभी ये जो पत्रिका है, इसमें कुछ एक रेखा चित्र आप में देखें, जैसे ये लास्ट में है, तो आपको लगेगा कि कुछ बात हो रही है। वाह वाह वाह, क्या बात, तो के उस पे देखिए साथियों, कितना सुंदर चित्र अंजुम जी ने बनाया है। तो आपकी तो किस किस विधा पर बात, एक विधा पर आपके एक इंटरव्यू अलग से तैयार होंगे। आज तो थोड़ा समय का भी हमारे साथ रहता है। बहुत सुंदर अंजुम जी। एक अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा जी, कि लेखन कार्य आपका जो है, इतनी सारी पुस्तकें, संपादन कार्य इसके साथ में है, पत्रिका है, मंच है, टीवी शोज भी हैं, नौकरी भी है और परिवार भी है, कैसे संभालते हैं इतना सारा? वो सच बताऊं ना, मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ। मैं जब अपना मूल्यांकन करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, सो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें बनती जाती हैं, रास्ते बनते जाते हैं, और सब मैनेज हो ही जाता है। जब ऊपर वाले ने इतना सब दिया है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बना ही देता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। एक निवेदन अब मैं करूंगा कि चलते चलते एक गीत आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। चलिए, एक गीत मैं सुनाता हूँ आपको। इधर जो मंचों पे मैंने प्रयोग किया, लोगों ने पसंद किया है। क्या लवली जी, कि हम देखते हैं पिछले 30-35 साल में जो तेजी से बदलाव आया है हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में और हमारी सोच में, है ना, उतना बदलाव पिछले हजारों सालों में नहीं आया। बड़ी तेजी से चीजें बदली हैं, है ना। हाँ, तो वहीं से एक गीत मेरे मन में कहीं उसका अंकुरित हुआ और फिर वो धरातल पे आया। उस गीत में मैंने कहने की कोशिश की है कि इस बीच जो कुछ बदल रहा है, को जो चीजें छूट रही हैं, उनमें से कुछ बचा ली जाए, है ना। हाँ बिल्कुल, तो एक कोशिश है, मेरा आह्वान का गीत ये समझ लीजिए। स्वागत है। बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे,
बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। जीवन की नित भाग भाग में, नए समय के नए राग में, धरती से संबंध बना के रखना भैया रे। क्या बात, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। क्या क्या बचाने की बात करता हूँ इसमें कि पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना, गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना। अब वो माहौल ही नहीं रहा। देखिए फ्लैट कल्चर में आपको ये नहीं मालूम है कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, लेकिन हमने वो माहौल देखा है वो कि पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह से होता था। ये चाची हैं, ये ताई है ना, किसी घर में घुस गए, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बिल्कुल लगता था कि बहुत बड़ा परिवार हमारा है। तब मैं कहता हूँ कि पिज्जा बर्गर संग चूल्हे का स्वाद बचा कर रखना, गली की चाची ताई से संवाद बचा कर रखना, छूट गया जो पीछे उसकी याद बचा कर रखना, आंसू है ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर रखना। संवेदनाएं खत्म हो रही हैं आदमी की, कहीं कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तमाशाई बन के हम तो वीडियो बनाते रहते हैं, है ना। सही बात है। आंसू हैं ये सुख दुख का अनुवाद बचा कर रखना, बाजारों की ताल कराए, बाजारों की ताल कराए ताता थैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। अपनेपन की लाज प्रीत की रीत बचा कर रखना, संबंधों की हर हालत में जीत बचा कर रखना, मुश्किल से मिलते हैं सच्चे मीत बचा कर रखना, कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना। क्या बात है। आज की पीढ़ी पता नहीं क्या सुन रही है, तमाम ऐसे ऐसे गायक आ गए, सिवाय मुझे तो शोर शराबे की कुछ नजर आता नहीं है। ये हो सकता है इसी को जनरेशन गैप कहते हैं, लेकिन जो बात तब थी वो जो हम लोगों के जमाने की थी वो अलग ही थी, और वो उसको लेकर के आए हम लोग भरते ही रहते हैं। कठिन समय है लता रफी के गीत बचा कर रखना, मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो, मिलता नहीं सभी कुछ खर्चो, खूब रुपया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और इस मोबाइल ने बच्चों का बचपन बड़ा छीन लिया है। बिल्कुल। तब मैं कहता हूँ कि पोसंपा और छुपा छुपी के खेल बचा कर रखना, छुक छुक करती बचपन की वो रेल बचा कर रखना। बच्चे लगे रहते हैं हर समय, इसी में लगे रहते हैं, या फिर वो वीडियो गेम और ये सब कि पोसंपा और छुपा, पूरा मोहल्ला हमारा तो इकट्ठा हो जाता था, और जो मस्ती शाम के समय की होती थी वो अद्भुत होती थी। जी जी। पोसंपा और छुपा छुपी के खेल बचा कर रखना, छुक छुक करती बचपन की वो रेल बचा कर रखना, जुम्मन सिद्धू कलुआ सबसे मेल बचा कर रखना, रिश्तों के हित सदा तिलों में तेल बचा कर रखना, ये रिश्ते ही पार लगाते, ये रिश्ते ही पार लगाते जीवन नैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। क्या कहें, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। और लंबा गीत है, आखिरी बंद तक पहुंचता हूं मैं। जी जी। अपनी संस्कृति की यारो पहचान बचा कर रखना। अब इस कल्चर पे भी बड़े हमले हैं, तमाम तरह की चीजें है ना। जब से ये ग्लोबलाइजेशन है, मीडिया और वो सब उसकी पहुंच हुई है, इंटरनेट आया, तब से सांस्कृतिक जो हमारी पहचान थी कहीं ना कहीं उस पे भी प्रहार है। जी जी जी। कि अपनी संस्कृति की यारो पहचान बचा कर रखना, जनगण मन के प्रति अपना अभिमान बचा कर रखना, घर में सदा बुजुर्गों का सम्मान बचा कर रखना, हर हालत में बैरी से ईमान बचा कर रखना। इस ईमान पे बड़े हमले हैं।
जी जी। लोगों का ईमान जरा जरा उसमें डिगने लगा है ना। अब वो संकल्प और वो एकदम डिगे रहने की स्थितियां बहुत कमजोर हो गई हैं। प्रतिज्ञाएं अब नहीं करते लोग, प्रतिज्ञाएं अब खत्म हो गए। तो हर अपनी संस्कृति की यारो पहचान बचा कर रखना, जनगण मन के प्रति अपना अभिमान बचा कर रखना, घर में सदा बुजुर्गों का सम्मान बचा कर रखना, हर हालत में बैरी से ईमान बचा कर रखना, जीवन कहीं न हो जाए ये, जीवन कहीं न हो जाए ये भूल भुलैया रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे, बचा के रखना रे भैया, बचा के रखना रे। गजल के चंद शेर और सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी काव्य पाठ के प्राय अंत में उसको सुनाता ही हूँ कि जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे। जिंदगी का, लोग अब इस गजल को बड़ा संचालन में भी प्रयोग करने लगे हैं, बहुत सारे लोग मंचों पे कर रहे हैं कि जिंदगी का जिंदगी से वास्ता जिंदा रहे, हम जिए जब तक हमारा हौसला जिंदा रहे, और वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हों दिलों में रास्ता जिंदा रहे, और ए मेरे दुश्मन तुझी ने दी मुझे जिंदा दिली। ये दुश्मन जीवन की परिस्थितियां हो सकती हैं, कठिनाइयां हो सकती हैं, दुश्मन कैसा भी हो सकता है कि और उससे जीवन को हौसला मिलता है कि ए मेरे दुश्मन तुझी ने दी मुझे जिंदा दिली, मैं अगर जिंदा रहूं तू भी सदा जिंदा रहे, मैं अगर जिंदा रहूं तू भी सदा जिंदा रहे, और प्यार से सुलझाइए हलगुत्थियां हो जाएंगी, प्यार से सुलझाइए हलगुत्थियां हो जाएंगी, जब तलक संसार है ये फलसफा जिंदा रहे। और आखिरी शेर है कि मेरी कविता मेरे दोहे गीत मेरे और गजल, मेरी कविता मेरे दोहे गीत मेरे और गजल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा। क्या बात है, क्या मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा। बहुत सुंदर, बहुत तो साथियों, आज साहित्य, मंचीय कविता, व्यंग, नाटक, रेखांकन और अभिनय, इन सब पर समग्र रूप से, बल्कि मैं तो कहूँ कि इतनी विस्तृत बातचीत नहीं हो पाई, बहुत छोटे छोटे हम प्रश्न कर पाए, उत्तर ले पाए, जबकि अंजुम जी के व्यक्तित्व पर तो उनके एक विधा पर पूरा पूरा एपिसोड तैयार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी समय की अपनी सीमा है, और इस सीमा के अंतर्गत अंजुम जी ने अपना समय हमको दिया है और इतनी सारी बातचीत हमसे की है, उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं की हमें जानकारी मिली है। हम शब्द संवाद में अपना समय देने के लिए अंजुम जी का धन्यवाद देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पधारे। जी बिल्कुल, आपने इतने बढ़िया उत्तर दिए हैं और इतना आत्मीयता और प्रेम के साथ आपने हमें समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो संवाद सुना है वो अंजुम जी के साथ, अशोक अंजुम जी, जो कि प्रख्यात कवि और प्रख्यात नाटककार, अभिनेता, और कितनी बातें मैं उनके बारे में आपको बताऊं उतनी कम पड़ जाएंगी। सही मानों में एक सच्चे साहित्यकार और एक अच्छे इंसान जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। साथियों, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे कि हम प्रोत्साहित हों और ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। आज के कार्यक्रम के विषय में आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य भेजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।